नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत की संरचना की चर्चा की थी और देखा था कि संरचनात्मक दृष्टि से भारत के 3 प्रमुख विभाग हैं। और आज की कक्षा में हम लोग भारत के भू आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा की शुरुआत करें, इसको आगे बढ़ाएं, उसके पहले आप लोग यह समझ लेते हैं हम लोग कि किसी भी क्षेत्र की संरचना और भू आकृति, इन दोनों का जो थोड़ा सा जो विभेद है, इसको स्पष्ट कर लें। कल हम लोगों ने संरचना को देखा था कि किसी भी क्षेत्र की संरचना का तात्पर्य होता है कि उस जगह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, या कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो आंतरिक रचना है या आंतरिक रूप से वह किस तरीके से बना हुआ है, यह उसके संरचना से संबंधित होता है। अगर किसी क्षेत्र में लाखों करोड़ों वर्षों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वह क्षेत्र पृथ्वी की आंतरिक और पृथ्वी की बाह्य शक्तियों से विभिन्न तरीकों से प्रभावित होते रहती है। आंतरिक शक्तियों का मतलब है वैसी शक्तियों से जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलती हैं, और बाह्य शक्तियों का मतलब है खासकर वायुमंडलीय शक्तियों जैसे वर्षा, तापमान। इन दोनों शक्तियों के द्वारा क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र की जो संरचनात्मक विविधता होती है, जो संरचनात्मक गुण होते हैं, उसमें कई किस्म के परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी क्रम में हमारे जो देश है, हमारा भारत का संरचना जो है, वह लाखों करोड़ों वर्षों के समय में विभिन्न प्रकार से प्रभावित हुआ है। और इस प्रभाव के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। दरअसल भू आकृति जो है, यह हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के बाहरी जो आवरण है, बाहरी जो संरचना है, उससे संबंध अधिक रखता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भू आकृति यानी पृथ्वी की जो बाहरी भाग है, जो धरातल है, उसकी आकृति कैसी है। और जो संरचना का तात्पर्य जहाँ तक होता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों का निर्माण कैसे हुआ है। और निश्चित है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसका प्रभाव इसके बाहरी भू आकृति पर तो पड़ता ही है, लेकिन कुल मिलाकर भू आकृति जो है, वह खासकर इस बात को दिखाता है कि पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में इसका किस प्रकार से निर्माण हुआ है। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो भारत भूमि है, हमारे देश का जो बाहरी क्षेत्र है, यानी भारत की जो भू आकृति है, वह निश्चित है कि इसकी संरचना से प्रभावित तो है ही, लेकिन जब भू आकृतिक विविधताओं को देखते हैं तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से कई भू आकृतिक इकाइयाँ या भू आकृतिक विभाग देखने को मिलते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग प्रत्येक भू आकृतिक इकाई की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश में कितनी भू आकृतिक इकाइयाँ हैं, या हमारे देश का कितने भू आकृतिक विभाग किए गए हैं। तो आपको जो दिखाई पड़ रहा है आपके स्क्रीन पे कि भारत के भू आकृतिक विभाग जो हैं, कुल मिलाकर 6 हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, जिसको मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं क्योंकि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में अवस्थित है, और इसी कारण यह मध्यवर्ती मैदान भी कहलाता है। उसके पश्चिमी भाग में एक विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको विशाल भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। और साथ ही साथ जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, उसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में एक संकरा मैदान विकसित हुआ है। और हमारे देश के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ स्थित समुद्री भाग, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों में कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं। और इन द्वीपीय क्षेत्रों को मिलाकर कुल 6 भू आकृतिक इकाइयाँ हैं हमारे देश की। और इस प्रत्येक भू आकृतिक इकाइयों में से प्रत्येक भू आकृतिक इकाइयों की हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। हाँ, तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की। सामान्य रूप में आप लोग जानते होंगे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हुए इसको इस संदर्भ में लेना है कि केवल हिमालय पर्वत ही नहीं, बल्कि उसके अलावे और भी बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। और इसी कारण
भारत के उत्तर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको हिमालय पर्वत ना कह के हम लोग कहते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और यह एक विस्तृत संदर्भ में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल जो भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले उसकी इस विशेषताओं की चर्चा हम लोग करें। भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है दरअसल एक चाप की आकृति का है। कुल मिलाकर इस तरीके से एक चाप, ऐसा देखने से लगता है कि किसी वृत्त का टुकड़ा है, और यह जो चाप है यह इसके पश्चिमी हिस्से में अधिक चौड़ा है और इसके पूर्वी हिस्से में यह थोड़ा संकरा है। अगर पूर्वी हिस्से यानी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो इस पर्वतीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है वह करीब 150 किलोमीटर के आसपास तक है, और इसका पश्चिमी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है इस पर्वतीय क्षेत्र की चौड़ाई 500 किलोमीटर तक चली जाती है। और यह जो चाप की आकृति का जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, इसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका जो ढाल है यह इसके उत्तर की तरफ वह संकरा ढाल, धीमा ढाल है, और इसके दक्षिण की तरफ का जो ढाल है वह खड़ा ढाल या तेज ढाल है। जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी पर्वत का दो ढाल होता है और दोनों ढाल का जो प्रवणता है वह अलग अलग है। अगर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के ढाल की बात करें तो इसका ढाल कुल मिलाकर इस तरीके से है। यह भारत की तरफ का ढाल है यानी दक्षिणी ढाल, और यह जो ढाल है यह उत्तर की तरफ का ढाल है, जो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत की तरफ का ढाल है, यह उत्तरी ढाल है। और उत्तरी ढाल को आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी धीमा ढाल है और दक्षिणी ढाल काफ़ी खड़ा ढाल है। और इन दोनों तरफ के ढाल की जो विशेषता है, इसकी जो प्रवणता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र से इसको ऊपर की तरफ चढ़ाई काफ़ी मुश्किल होगा, और इसके उत्तरी क्षेत्र से अगर इसको हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यह ज़्यादा आसान होगा। तो यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यह करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। चाप की आकृति का क्षेत्र, पश्चिम में अधिक चौड़ा, पूर्व में सकरा, और इसके जो दोनों तरफ के ढाल हैं, भारत की तरफ का ढाल ज़्यादा तीव्र है और इसके उत्तरी ढाल थोड़ा सा मंद है। हाँ तो बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की। तो अवस्थिति के आधार पर उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग 4 वर्गों में रखते हैं। जैसा कि आपको इन चारों वर्गों का नाम दिखाई पड़ रहा होगा। पहला काराकोरम श्रृंखला, ट्रांस हिमालय, हिमालय एवं पूर्वांचल श्रृंखला हैं। और इन चारों जो विभाग हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषताओं को हम लोग थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले काराकोरम। यह जो काराकोरम श्रृंखला है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में खासकर अवस्थित है। काराकोरम श्रृंखला का अधिकांश भाग भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, इस जगह। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग जानते हैं कौन सी सबसे ऊंची चोटी है भारत की? इसका नाम है K2। K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई करीब 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग जानते होंगे? 8,848 मीटर। इससे थोड़ी सी ही कम है इसकी ऊंचाई। यह भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, यह इसी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। और इस काराकोरम श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह 6,000 मीटर से अधिक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह काराकोरम श्रेणी की जो चोटियां हैं वह सालों भर बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। इसके बिल्कुल दक्षिण में इसके समानांतर एक श्रृंखला है जिसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और यह जो ट्रांस हिमालय है इसकी भी चोटी लगभग सालों भर ढकी रहती है बर्फ से, क्योंकि इसकी भी ऊंचाई काफ़ी अधिक है। यह जो ट्रांस हिमालय है इसी को लद्दाख हिमालय भी कहा जाता है, लद्दाख हिमालय। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा
कि जो भौतिक भूगोल की आप लोगों की पुस्तक है, भौतिक भूगोल के मूल तत्व, उसमें नदी निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आपने पढ़ा होगा और उसमें चर्चा इस बात की रही होगी कि नदियाँ अपने युवावस्था में गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं जिनको गॉर्ज कहा जाता है। तो यह जो लद्दाख श्रृंखला है, इसी लद्दाख श्रृंखला को काटते हुए सिंधु नदी दुनिया के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और इसको क्रॉस करते हुए यह नदी आगे बढ़ती है। तो सबसे उत्तर में काराकोरम श्रृंखला, उसके बिल्कुल दक्षिण समानांतर में यह है लद्दाख श्रृंखला जिसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है और इसके दक्षिण में हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है। और आपको यह जानना है कि यह जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है यह दरअसल 3 समानांतर श्रेणियों में बटी हुई है। दरअसल यह जो 3 श्रेणियाँ इसकी हैं यह जुड़ी हुई हैं इसके निर्माण प्रक्रिया से। दरअसल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण या हिमालय का निर्माण 3 अवस्थाओं में खासकर हुआ है और इसी कारण उत्तर से दक्षिण की तरफ यह इस तरीके से बटी हुई है। सबसे जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है महान हिमालय, उसके दक्षिण में इससे कम ऊंचाई की श्रेणी है, इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है और इसके दक्षिण में एक तीसरी श्रेणी है जिसको कहा जाता है शिवालिक। तो हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो यह जो तीनों श्रेणियां हैं इन तीनों के बारे में हम लोग को विस्तार से जानकारी रखनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों हम लोग हिमालय की संरचना को समझते हैं। यह जो हिमालय पर्वत है इसकी 3 श्रेणियां हैं जैसा हम लोगों ने भी चर्चा किया। सबसे उत्तरी भाग को कहा जाता है महान हिमालय, उसके दक्षिण में बिल्कुल इसके समानांतर यह है मध्य हिमालय या इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है और जो तीसरी श्रेणी है इसको कहा जाता है शिवालिक। और इन तीनों श्रेणियों की जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखना है। दरअसल यह जो हिमालय का पश्चिमी भाग है और हिमालय का जो पूर्वी भाग है यह 2 नदी घाटियों के बीच है। पश्चिम में यह सिंधु नदी घाटी या सिंधु नदी का गॉर्ज और पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी या ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज के बीच यह पूरा का पूरा हिमालय पर्वत अवस्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके सबसे ऊपरी भाग या महान हिमालय की। महान हिमालय का जो क्षेत्र है यह इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है और इसी कारण से इसका जो शीर्ष भाग है वह लगभग सालों भर बर्फ़ की चादरों में ढका रहता है और इसी महान हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है और इस महान हिमालय के क्षेत्र में ही जो एक पर्वतीय देश है नेपाल, इसी नेपाल में इसकी अवस्थिति है जिसको स्थानीय तौर पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, वह भी इसी महान हिमालय में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम अभी हम लोगों ने लिया था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वह कहाँ अवस्थित थी? उसकी अवस्थिति है काराकोरम पर्वत में। इस महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय और उसके उत्तर में काराकोरम, इस जगह पर उसकी अवस्थिति है। लेकिन जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसकी अवस्थिति इस महान हिमालय में है। इस महान हिमालय की भी वही खासियत है, इसका जो उत्तरी ढाल है वह मंद ढाल वाला है और इसका जो दक्षिणी ढाल है वह तेज ढाल है, इस तरीके से। और इसकी चोटियाँ अधिक ऊंचाई के कारण सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। इसके बिल्कुल दक्षिण में इसके समानांतर मध्य हिमालय की अवस्थिति है जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। इस लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह कम है, 2500 से 4500 मीटर के बीच की इसकी जो चोटियां हैं अधिकांश वह केवल जाड़े के दिनों में बर्फ़ से ढकी रहती है। जाड़े के दिनों में इसकी चोटियां बर्फ़ से ढक जाती है, लेकिन उसके अलावे बाकी वर्ष के अलग अलग समय में यहाँ बर्फ़ का जमाव नहीं होता है। यह जो चोटी है इसकी अधिकांश जो क्षेत्र है मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय
का भी जो दोनों तरफ का ढाल है वह बिल्कुल इसी तरीके का है। मध्य हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वह मंद है और दक्षिणी ढाल इसका भी तेज है, और इसी कारण से इसके उत्तरी ढाल पर कई समतल चारागाह या मैदान विकसित हुए हैं, घास के मैदान हैं इन क्षेत्रों में, जिनको खासकर कश्मीर के क्षेत्र में मर्ग कहा जाता है। आप लोगों ने कई मर्ग का नाम सुना होगा, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। जी हाँ, यह जो मर्ग है यह दरअसल चारागाह या घास के मैदान है, समतल मैदान है, भले ही मंद ढाल का हो लेकिन घास के मैदान है। और यह जो मर्ग है यह वर्तमान समय में भी और काफ़ी पहले से भी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है, और लोगों में एक पर्यटन का आकर्षण यहाँ हमेशा बना रहा है। हाँ, तो बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय को स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसको पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ हम लोग बढ़ते जाएं तो विभिन्न राज्यों में इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में। उसके पूरब इसे पीर पंजाल श्रेणी भी कहा जाता है। उसके पूरब की ओर अगर बढ़ते जाएं तो महाभारत श्रेणी कहा जाता है, नाग टिब्बा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मध्य हिमालय के बहुत सारे स्थानीय नाम भी हैं। भारत में अनेक पर्वतीय नगरों का विकास हुआ है। दरअसल मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वह बहुत ही अनुकूल है इन पर्वतीय नगरों के विकास के लिए। दरअसल भारत के जितने भी मशहूर पर्वतीय नगर जिसका नाम आप जानते हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, यह सभी के सभी पर्वतीय नगर जो हैं इसी मध्य हिमालय में ही अवस्थित हैं। इस मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ समतल घाटियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, कश्मीर की घाटी, कुल्लू कांगड़ा की घाटी। यह इन दोनों प्रकार का जो क्षेत्र है, उत्तर में महान हिमालय का और दक्षिण में मध्य हिमालय का, इन दोनों के बीच में इन समतल घाटियों में जो भी शहरों का विकास हुआ है या फिर जो भी स्थानीय बसाव हुआ है वह बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हाल फिलहाल के दिनों में सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का तीव्र विकास हो सके। हाँ, तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि हिमालय की जो तीसरी और सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक। यह जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी बाकी उत्तर के दो श्रेणियों के जैसा नहीं है। दरअसल इसके पूर्व का जो महान हिमालय है और इसके नीचे जो मध्य हिमालय है, यह दोनों लगातार श्रेणी है। लेकिन जो शिवालिक श्रेणी है यह कई स्थानों पर बीच बीच में गायब है, और इसी कारण से इसकी संरचना जो ऊपर की दो श्रेणियां हैं उससे थोड़ा सा अलग हो गया है। इसकी ऊंचाई भी अधिक नहीं है, और इसी कारण से यह वर्ष में कभी भी इसके शिखर हिमाच्छादित नहीं होते हैं। यह 750 से 1500 मीटर ऊंचाई के आसपास ही इसकी चोटियाँ अधिकांश हैं, और इसी कारण से यह सालों भर बर्फ विहीन रहता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है यह उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बटा हुआ है। अब यह जो मध्य हिमालय है और दक्षिण में शिवालिक है, इन दोनों के बीच में भी कुछ समतल घाटियां हैं जिसको पश्चिमी क्षेत्र में दून कहा जाता है, और इसको पूर्वी भाग में पयार कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यह पूरा का पूरा जो हिमालयी क्षेत्र है यह विभिन्न प्रकार के पर्वतीय भागों या पर्वतीय श्रेणियों से बटा हुआ है। बच्चों हम लोग पूरे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को अगर देखें तो यह अपने बीच बीच में कई नदियां ऐसी हैं जो इसको उत्तर से दक्षिण पूरी तरह से कट करते हुए या काटते हुए प्रवाहित होती हैं, और इसके कारण से यह हिमालय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ कई भागों में बट गया है, और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल पश्चिमी भाग में अगर हम लोग देखें तो इसके पश्चिमी भाग में सिंधु नदी का गौर्ज है, और सिंधु नदी से अगर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक सतलज नदी का गौर्ज फिर दिखता है। तो सिंधु और सतलज नदी के गौर्ज के बीच यह जो हिमालय का क्षेत्र है इसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय, और यह इन दोनों नदी घाटियों के
बीच में अवस्थित है। इसके बाद का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। तो सिंधु और सतलज के बीच, फिर सतलज के बाद काली नदी आती है। सबसे पहले सिंधु नदी, इसके बाद सतलज नदी, फिर काली नदी, और सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। काली नदी के पूरब की तरफ अगर बढ़ते हैं तो तीस्ता नदी है, और तीस्ता नदी का जो गॉर्ज है यह इसको हिमालय के बाकी क्षेत्रों से अलग करता है, और इसको यहाँ पर कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। जब तीस्ता नदी से और पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज है, और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है इसको कहा जाता है असम हिमालय। तो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न नदी की गहरी गहरी घाटियों द्वारा या गहरे गहरे गॉर्ज के द्वारा यह जो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है यह अलग अलग भागों में बंट गया है। पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और उसके बाद यह आता है असम हिमालय। और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है या ब्रह्मपुत्र नदी का जो गॉर्ज है इसके पूरब और दक्षिण पूरब की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसी को कहा जाता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इस क्लास के शुरुआत में की थी कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके दक्षिण समानांतर लद्दाख श्रेणी या ट्रांस हिमालय, उसके नीचे हिमालय, और चौथा था पूर्वांचल। तो यह पूर्वांचल श्रेणियों में बहुत सारे पर्वतीय शिखर हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं पूर्वांचल श्रेणी के बारे में। दरअसल यह जो पूर्वांचल श्रेणी है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्वतीय भाग हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जिनका नाम है मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, खासकर इसके दक्षिण पूर्वी भाग में एक पठारी भाग है, मेघालय पठार। इस मेघालय पठार पर 3 छोटी छोटी पहाड़ी शिखर हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो पूर्वांचल श्रेणियों में मिजो, मिकिर, पटकोई बूम, नागा पहाड़ी और खासकर मेघालय पठार पर स्थित गारो, खासी, जयंतिया, इन सभी छोटे छोटे पर्वतीय भागों को मिलाकर एक साथ पूर्वांचल श्रेणियाँ कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वह बहुत ही विविधतापूर्ण है, और इसके पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर फैलाव देखें तो इस विस्तृत क्षेत्र में काफ़ी विविधता दिखाई पड़ती है। तो बच्चों आज की कक्षा को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में भारत के अन्य जो भूआकृतिक प्रदेश हैं उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।